नमस्कार। मैं मैं तुम्हारी लकीरों में नहीं हूँ। मैं तुम्हारी लकीरों में नहीं हूँ, पर आँखों की चमक में हूँ। नर्म हथेली की गर्माहट में हूँ, पाँव की उछाल में हूँ, बातों के संदर्भ में हूँ, निज भाषा के निज भाषा के स्पंदन में हूँ, सिरहाने पे रखी किताब में हूँ, पर मैं तुम्हारी लकीरों में नहीं हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये पंक्तियाँ हैं और ये पंक्तियाँ जिन्होंने लिखी हैं, जितनी खूबसूरत ये पंक्तियाँ हैं, उतनी ही खूबसूरत इंसान वो हैं। नमस्कार, रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से हमारे साथ आज जो शख्सियत हैं, बेहतरीन लेखिका, बेहतरीन कवित्री हैं और खूबसूरत इंसान, लाजवाब इंसान। और बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं चित्रा देसाई जी का। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत आपका, बहुत-बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले जो मेरा सबसे एक ही सवाल होता है, मैं आपसे भी वही सवाल पूछूँगी। मैंने जितना आपको पढ़ा बहुत ही खूबसूरत, लेकिन सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि जो आपकी साहित्यिक यात्रा है, उसका हम भी हिस्सा बने। मेरी बहुत छोटी सी यात्रा है काजल, जी, सिर्फ जी, 5 साल पुरानी। जी। अगर प्रकाशित होने को यात्रा माना जाता है, लेकिन लेखन की यात्रा मुझे लगता है मैं तब बहुत छोटी सी थी लेखन और की हम लोग यात्रा, प्रकाशन की नहीं, हाँ, लेखन की यात्रा, प्रकाशन की नहीं। लेखन की यात्रा तो लोकगीतों से शुरू हुई। वाह! तब हम छोटे थे, तो गाँव में क्या होता है कि बन्ने बन्नी गाए जाते हैं, जच्चा जी, गाए जाते हैं। तो हम लोगों की जो बच्चों की मंडली होती है, हर किसी घर में जाके जहाँ कहीं शादी है तो वहाँ पे जाके हम लोग गीत गाते थे। और फिर ये लगता है कि ये तो गीत अभी गाया था, तो हम लोग गढ़ लेते थे, ऐसे ही जच्चा के गीत। और फिर हम लोग स्कूल में जाते थे, जो हमारी प्राथमिक पाठशाला थी, झटिकरा प्राथमिक पाठशाला। तो वहाँ पर भी प्रार्थना के बाद हम लोगों को कुछ ना कुछ एक गीत गाना होता था, अलग-अलग गीतों। तो हम लोग बना लेते थे। खेतों में रखवाली कर रहे हैं, मैं और मेरी 3-4 जो हम उम्र हम लग लड़कियाँ होती थी, तो शायद मेरे लेखन का सफ़र लोकगीतों से शुरू हुआ। और वो क्या कब बात! कविता में बदला नहीं मालूम। तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आई और क्योंकि उस वक़्त हायर सेकेंडरी थी तो 16 साल में आप 11वीं कर लेते थे। अब 10+12 हो गया है। तो मेरे एक डायरी होती थी और मैंने उसमें कुछ मैं लिखती रहती थी। और एक हमारी सीनियर थी, जो कि एमए फाइनल कर रही थी हिंदी की, तो उसने एक दिन वो डायरी पढ़ी और उसने कहा कि चित्रा तुम तो कविताएँ लिखती हो। मैंने कहा पता नहीं क्या लिखती हूँ, कुछ लिखती रहती हूँ। और उसने हमारी प्रिंसिपल को जाके कहा, मिसेस नाम्बियार, डॉक्टर नाम्बियार, जिस कॉलेज में मैं थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कि चित्रा कविताएँ लिखती है और मैम आप जो कविता प्रतियोगिताएँ होती थी, सब कॉलेजेस की, इंटर कॉलेज की जो होती थी, आप इसको भेजिए। तो मैं इस तरह से कविता प्रतियोगिताओं में जाना मैंने शुरू किया और मैं वहीं लेखकों से मिली, देखा उनको, मिली तो क्या मैंने देखा उन्हें। और मैं मंच पर जाती थी और अपनी कविता कहकर लौट आती थी। कविता ने मुझे अ, सँभाला, मुझे क्या मुक्त बात! किया। मैं जिस तरह के परिवार से आती हूँ, बिल्कुल बाहरी दिल्ली, नसफगढ़ के पास 60 गाँव हैं, अ, जहाँ की मतलब एक छटिकरा करके गाँव है, वहाँ पे मैं पली-बढ़ी, मेरी नानी ने मुझे पाला-पोसा। पैदाइश मेरी हरियाणा की है, जहाँ मैं 40 दिन की थी और लड़कियों को क्योंकि अ, वहाँ नहीं चाहा जाता, तो मेरी माँ मेरी नानी के पास मुझे ले आई थी। तो झटिकरा को ही मैं अपना गाँव मानती हूँ, मेरा ननिहाल था और मेरी नानी ने मुझे पाला-पोसा। तो वहाँ पे शायद कहीं रहा होगा। अब मैं अगर इस चीज़ का विश्लेषण करने लगूँ कि कविता कहाँ से उपजी, क्यों उपजी मेरे भीतर, 16-17 साल की उम्र में मैं क्या-क्या लिखा करती थी, तो शायद वो जो चीज़ मुझे नहीं मिली थी, क्योंकि माँ मेरी पढ़ाई कर रही थी उस वक़्त और नानी और छोटे मामा के साथ में रहती थी। उसके बाद पिलानी चली गई हॉस्टल में, तो हॉस्टल में एक अलग तरह का एक अकेलापन रहता है, क्योंकि मैं गाँव के बड़े सामूहिक माहौल से हॉस्टल गई थी। तो मुझे याद है कि हॉस्टल का अकेलापन मुझे बहुत बेहद पहुँचता था। चुभता है। शायद वहाँ से मैंने अकेलेपन से जो कविताएँ उपजी, इसलिए कविताओं ने मुझे मेरी सबसे अंतरंग सखी कविता है, मैं कहूँ।
क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। अभी आपने लोकगीतों की बात की, लोकगीतों में अपनी मिट्टी की खुशबू होती है, तो क्या कुछ गुनगुना सकती हैं आप? कोई फोक, कोई लोकगीत, कुछ लाइन्स? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं गुनगुना सकती काजल, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं गाती। बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन गाँव मेरी कविताओं में खूब रचा बसा गाँव मेरा। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, असोज, कार्तिक, मंगसिर, पोह, माह, फागुन, ये 12 महीने मेरे लिए आज भी ये 12 महीने मौसम के होते हैं। जून, जुलाई, अगस्त तो चलता रहता है, लेकिन सावन सावन होता है, वो जुलाई भी हो सकता है, अगस्त भी हो सकता है। तो मेरे भीतर रचा बसा है गाँव। और मुझे लगता है आप जहां से भी होते हैं, आपके भीतर वो चीज हमेशा रहनी चाहिए। उसको उसको नहीं वाक़ई, छोड़ना चाहिए। वाक़ई, वाक़ई। हमारे साथ बहुत से एस्टीम्ड व्यूअर जुड़ चुके हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। हमारे साथ मनोज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, सिनेमा और टेलीविज़न से उनका नाता है। लिखते हैं चित्रा जी नमस्कार। प्रीति हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन लेखिका हैं, लिखती हैं कविताओं ने आपको चुना। जस किरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बेहतरीन चित्रकार हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों में एक बड़ा नाम है, रंगकर्मी हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया नौरीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शब्बीर मुजाहिद जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन नाटक के प्रोड्यूसर रह चुके हैं दूरदर्शन में और दूरदर्शन केंद्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। रजनीश बग्गा जी हमारे साथ जालंधर से जुड़ चुके हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। जयनारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर हैं प्रोफेशन बाय प्रोफेशन बट रंगकर्मी हैं और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं। जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जगजीत सरीन जी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जो आपका जो एक कविता पहले मैं आपकी पढ़ूँ, उसके बाद मैं वो उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है। आपकी एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, ये धरती न्याय के लिए आसमान से गुहार माँगती है। इतनी खूबसूरत लाइन से मैं पूरा नहीं पढ़ूँगी, मैं चाहूँगी आप उसको हमें सुनाएँ क्योंकि आपका जो कविताओं का एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है और आपका जो प्रोफ़ेशन है वो लॉ से जुड़ा हुआ है और एकदम रियलिटी यथार्थ पे बेस्ड। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ख़ास तौर पे ये जो कविता है, कितनी खूबसूरत, सिर्फ़ 2 ही लाइन्स मैंने पढ़ी हैं, क्या कहेंगी आप? वो छोटी सी है, वो है भी लघु कविता, 4 बहुत ही छोटी-सी पंक्तियां हैं है, शायद उसमें की। बहुत छोटी-सी है। हाँ, तो मैं आपके सामने अगर है तो मैं ही पढ़ लेती हूँ उसको आप आपके पढ़ लिए। लीजिए। ये धरती न्याय के लिए आसमान से गुहार लगाती है और बादल आँखों पर पट्टी बाँधकर बरसता है, किसी न्यायाधीश की तरह। कमाल है ये, कमाल। इस छोटे-सी 4 लाइनों में आपने आप क्या कहेंगी? आप क्या कहेंगी इसके लिए? क्योंकि काजल, यही 2 क्षेत्र मैंने देखे, अदालत जी, और गाँव, यही 2 हैं। और यही मेरे बिंबों में आता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जिया सो लिखा। तो जी, जिन चीजों के साथ आप जीते हैं, वही बिंब और वही बातें आपके लेखन में आती हैं। जैसे ये अभी दरारों में उगी धूप में ये 4 पंक्तियां हैं जो आपने अभी जी, सुनाई। क्योंकि मैंने जी, देखा कि तब बारिश होती है, तब एकदम फसल पकी होती है। और अमूमन ये बैसाख जेठ में जरूर होता है, बैसाख में तब गेहूं कटने वाला होता है। और हमेशा बारिश पड़ जाती है, बहुत बार कभी ओले पड़ गए तो पूरी फसल चली गई। और वही चीज मैंने अदालत में देखी कि जरूरी नहीं है कि जिसे न्याय कहा जाता है वो वाकई न्याय मिलता है लोग। तो बादल भी नहीं देखता है न्याय, और उधर न्यायाधीश भी, तो दोनों वैसे ही बरसते हैं बिना ये देखे कि कहाँ क्या असर हो रहा है आपकी बारिश का और आपकी अ, निर्णयों का। तो दोनों चीजें हैं। इसी से जुड़ी एक कविता, क्योंकि ये बात यहाँ हम लोग तब छोटे थे काजल, ये तो क्योंकि 5 पंक्तियां हैं, लेकिन यही चीज मेरा पहला जो संकलन है सरसों से अमलतास में, हम लोग छोटे होते थे तो ये होता था गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर जी, मेले लगता। तो अगर फसल अच्छी हो गई तो हम लोग मेले में जाते थे, और नहीं हुई तो मेले में नहीं जाना होता था। और हम लोग बारिश को मेह कहते हैं हमेशा। मैं आज भी मेह कहती हूँ, मेह गिर रहा है, मेह पड़ रहा है। पता नहीं मेह शब्द से कितने लोग परिचित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ शब्दों को बचा लेना चाहिए।
और मेह, तो ये सपनों पर मेह, यही जो जो चार पंक्तियां आपने कही, यही भाव जो पहले संग्रह की कविता में है, सपनों पर मेह। चैत की हल्की धूप, गेहूं की पकती भात, फसल होगी, मेला लगेगा। कच्ची राह पर चलती बैलगाड़ी, घुंघरू वाली, मनियारी का टोकरा, लाल हरी चूड़ियों वाला, पीली छींट का कुर्ता, भालू का तमाशा, बंदर की ससुराल, बाइस्कोप की फिल्म, हथेली में दबी मीठी गोलियों की चिपचिपाहट वाह और मामा की कंठी की सवारी। वाह। और अचानक अचानक फैलती स्याही, बिखरती बूंदें, खेत पर, गेहूं पर, आंगन और छत पर, पलक झपकी और हम जमीन पर। मौसम भी ख्वाबों को बेवजह भगा देता है, मौसम भी ख्वाबों को बेवजह भगा देता है। मौसम भी ख्वाबों को, तो वाह क्या बात, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जसकिरण बादल को चोपड़ा नहीं जी पता कि कोई बच्ची मेले का सपना देख रही, और मेले में कमाल। क्या होता है, हम सब यही जो मेले में जाते हैं वही होता है, भालू का वही तमाशा, होता है, वही होता बाइस्कोप है। की फिल्म, हाथ वो में ऑरेंज वाली हाथ गोलियां। में पकड़ी हुई ऑरेंज वाली गोलियां। वाह वाह, क्या बात। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं बहुत खूबसूरत। किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं बहुत खूबसूरत। जसकिरण जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत, आपने क्या तुलना की है, बहुत खूबसूरत बादल और न्यायाधीश ना जाने कहाँ बरसे, वाकई बहुत खूबसूरत। उषा टिक्कू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन रह चुकी हैं, हिंदू कॉलेज में, आकाशवाणी के नाटकों में अरे एक बड़ा नाम है, बेहतरीन रंगकर्मी है, एक ग्रेड आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और आई एम श्योर हमारे बहुत सारे जो युवा पीढ़ी है उन्होंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए सुचित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति लिखती है मनपसंद। हमारे दो लोगों ने गुजारिश की है, हमारे एस्टीम व्यूअर्स ने, कि आपका जो काव्य संग्रह है सरसों की अमलतास, उससे कुछ सरसों से जरूर सुनाए। अमलता। सरसों सरसों से अमलतास, उससे जरूर कुछ सुनाए जी। सरसों से अमलतास, दरअसल काजल जी मेरी यात्रा है, जो मैंने इसकी जी भूमिका में लिखा है। जी सरसों क्योंकि गांव में होती है, और अमलतास पहली बार मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हिंदू कॉलेज से जुड़ी हैं। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब भी नाम आता है ना, जैसे मुझे झटीकरा से होता है और पिलानी से होता है, क्योंकि मेरी स्कूलिंग जी पिलानी में हुई, और जी उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस जमीन ने मुझे खाद पानी सब कुछ दिया। 6 साल मैं वहां थी, 3 साल मैंने ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस में, और 3 साल लॉ फैकल्टी में थी। तो कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम भी आता है ना, तो मेरे भीतर पूरा मॉरिस नगर सामने आ जाता। तो बिल्कुल मैं सुनाऊंगी। तो सरसों से अमलतास, ये मेरी यात्रा रही, छठीकरा से, नगर से, गांव की पगडंडी से महानगर तक, इसलिए ये सरसों से अमलतास, जी, ये मैं शीर्षक चाहूंगी आया। इस किताब के बारे में भी जरूर हमें डिटेल में बताएं। इसके इस जो सुनाएंगी तो सही आप इसके बारे में, लेकिन चाहूंगी इसके बारे में आप जरूर हमें पूरी डिटेल में सुनाएं, क्योंकि आपकी जो कविताएं होती हैं उनमें जिंदगी, रिश्ते, कुदरत, कुदरत मतलब जो प्रकृति है, नेचर है, उन सभी चीजों का बहुत समावेश रहता है जी। हाँ जी, ये जैसे मैंने कहा कि इसका जो शीर्षक है वो सरसों से अमलतास, गांव की जी पगडंडी से मेरी यात्रा महानगर तक, और इसको मैंने 5 खंडों में विभाजित किया है। जी पहला जो खंड है वो है चैती सरसों। चैती सरसों जो मेरी गांव की और धरती की और वहां की सब कविताएं। इसका दूसरा खंड है बैसाखी कचनार। ये 17-18 का मन, जब आप पहली बार एक वो आकर्षण, तब आपको लगता है कि आप महिला हैं, वो लड़की होने का जो एहसास होता है, जो यूनिवर्सिटी में मुझे हुआ। तो बैसाखी कचनार, बैसाख के बाद आता है जेठ। तो जेठ का बंजर, वो जो मोह भंग की स्थिति होती है, जी बैसाखी कचनार के बाद जेठ का बंजर, और जेठ के बाद सावनी तीज। सावनी तीज मैं कहती हूँ धरती का गृहस्थाश्रम। जैसे उस वक्त सावन में तब धरती पूरी भीगती है,
उपजती है, उगती है, सब तरफ हरी हरी होती है। तो उसको मैं कहती हूँ कि वो धरती का गृहस्थ आश्रम है सावन। और जो अंतिम महीना है फागुन, फागुनी मन, जिसे मैं कहती हूँ कि 50 के बाद की जो उम्र होती है, जो हमारे यहाँ कहते हैं वानप्रस्थ की उम्र होती है। और मैं हमेशा कहती हूँ वानप्रस्थ का ये नहीं होता है कि आप वन में प्रस्थान कर जाइए। वानप्रस्थ का अर्थ ये होता है कि आप अपनी तरफ लौट। तो वो जो फागुनी मन है, वो अभी की मेरी कविताएं हैं। तब आप अपनी तरफ लौटते हैं, तब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं, और वो सबसे खूबसूरत महीना मौसम का होता है धरती के लिए। बसंत होता है, बसंत पंचमी आती है, बसंत का जो महीना होता है फागुनी मन, मुझे लगता है कि 50 के बाद की उम्र महिला के लिए सबसे खूबसूरत उम्र। तो ये चैत से लेके फागुन की यात्रा है इसमें, और सरसों से लेके अमलतास की यात्रा है। कुछ सुनाइएगा इसमें से जरूर। सबसे पहले पहले खंड से एक सुनाती हूँ, चैती सरसों से। क्योंकि उसकी धरती की कविताएं मैं क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम में कह चुकी हूँ, तो वो ना कहे कि मैं दूसरी कविता उसमें से ले रही हूँ। चैत से फागुन, चैत फागुन। जी। कार्तिक महीने में कुएं की मुंडेर पर बैठ सुबह का तारा देखते हुए मैंने अनगिनत कथाएं सुनी। कार्तिक महीने में कुएं की मुंडेर पर बैठ सुबह का तारा देख मैंने अनगिनत कथाएं सुनी हैं। फागुन में मैंने रिश्तों को गुलाल लगाते रंगे हाथों पकड़ा है बहुत बार। बैसाख में गेहूं की बाल तोड़ते सूरज से तपती धरती को चटकते देखा कितनी बार। सावन में आंगन के बीच गहराई नीम के नीचे झूले में पेंगे बढ़ाते मैंने आकाश छुआ अनगिनत बार। छोटी उम्र के अनुभव मुझे आज भी आश्वस्त करते छोटी उम्र के अनुभव मुझे आज भी आश्वस्त करते हैं कि जेठ की तपती लू में ज्यादा दिन नहीं तपोगी, क्योंकि इसके तुरंत बाद सावन बरसते हैं। छोटी उम्र के अनुभव मुझे आज भी आश्वस्त करते हैं। किलिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। लास्ट वाली जो लाइन आपने बोली ना, ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी। राघव प्रीति लिखती हैं, बहुत ही खूबसूरत जो इन्होंने लिखा है, आप ही का लिखा हुआ है। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि इसको मतलब मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, इतना खूबसूरत है, मैं इसको एकदम से वो हो गई हूँ। तुमसे मिलना जैसे पतझड़ के बाद पेड़ों का जड़ से बतियाना और कहना तुम हो तो मैं हूं। आह, क्या कहेंगी और फिर चित्रा जी, इतना खूबसूरत। फिर टहनियों पर सो जा, चैन से सो जाना। ये गृहस्थ आश्रम पे मेरी कविता है। सुना दीजिए दूसरे उसमें प्लीज, संकलन में है। सुना दीजिए प्लीज, बहुत खूबसूरत तो लाइन, पहले इतनी सरसों से, खूबसूरत। हाँ, वो दरारों में उगी धूप पे है। मैं प्रीति को कहूंगी मुझे पन्ना नंबर बता दे इस कविता का क्योंकि उसने लिखा है। चलिए जी, तब तक हम दूसरी बात करते हैं। तब तक मैं मैं क्या जब तक करती वो, हूँ, हाँ हाँ, तब तक सिर्फ क्योंकि आपने सरसों से अमलतास की बात कही, एक वो खंड हुआ जी चैती सरसों, और जी जी दूसरा बैसाखी कचनार। उस छोटी जी, छोटी कविताएं हैं ताकि हर खंड बिल्कुल। में एक एक भाव। तो ये है बैसाखी कचनार। तब आप वो जो आकर्षण होता है ना, निजी बसंत जी अभी आने वाला है। बसंत बिल्कुल। 16 को बसंत पंचमी है। मेरी दीवार पर फैली बेल, उगती दूब का हरापन, आंगन में फैली हर सिंगार की खुशबू, सब मिलकर मेरे घर में बसंत होने का दावा करने लगते। क्या बात। पर फैली खुशबू, उगती घास और सरसों के पीले फूल मेरे बसंत की सार्थकता नहीं। जिस दिन सुबह मेरी मुंडेर पर बैठी गोरैया चहकती है, जिस दोपहर मेरे आंगन में धूप बिखरती है, और जिस शाम मुझे तुम्हारी हथेलियों का दबाव महसूस होता है, वही दिन मेरा बसंत होता है। वही वाह, दिन मेरा बसंत।
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी, क्या बात, और इसके क्या तुरंत बात। बाद, उसके बाद जेठ का बंजर। जेठ का बंजर क्या होता है जब मोह भंग होता है? आह! समुद्र के बीच, समुद्र के बीच टापू का दर्द असीम होता होगा। समुद्र के बीच समुद्र के टापू का बीच दर्द टापू का असीम होता है। वाह! दर्द असीम होता होगा, क्योंकि वह ना तो पानी होता है न जमीन। जैसी मेरी यात्रा के बीच तुम न साथ चलते हो न छूटते हो, न साथ चलते हो न छूटते हो। ना छूटते हो। यात्रा के बीच तपती धूप में कभी कभार मेरे पाँवों को ठंडा करते हो। समुद्र के बीच टापू का दर्द मेरी यात्रा में जैसे तुम। क्या बात! मेरी यात्रा में जैसे तुम, बहुत खूबसूरत। सुचित्रा जी लिखती हैं, सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं, वाह! छोटी उम्र के अनुभव आज भी आश्वस्त। क्या बात! वाक़ई, वाक़ई। और सुनना चाहेंगे इसमें से थोड़ा-थोड़ा जो आप पूरा छोटी छोटी है। यही जेठ का बंजर में ही एक और है। जी, मैंने सुनी थी एक कथा, मैंने सुनी थी एक कथा जिसका नायक मोम के पंख लगा उड़ा। एक ग्रीक कथा है। मैंने मोम सुनी के थी एक पंख। कथा जिसका नायक मोम के पंख लगा उड़ा था और धूप से पिघल रिस रिस कर समुद्र में बहा था। यूं तो जानती थी इस कहानी का सच, यूं तो जानती थी इस कहानी इस का कहानी सच, का पर हो ही जाता है मोह इस उड़ने की चाह से। शुरुआत में अंत कहाँ सोचा जाता है। शुरुआत में अंत कहाँ सोचा जाता है। कितना खूबसूरत! शुरुआत में अंत कहाँ सोचा जाता है। क्या बात चित्रा जी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। सुचित्रा जी लिखती हैं, अकेलेपन का अनुभव, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जसकिरण जी लिखती हैं, क्या कहूँ शब्द कम पड़ गए आज तो। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं, बहुत ही खूबसूरत चित्रा जी, कमाल का लिखा है आपने, बहुत-बहुत शुक्रिया। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, कमाल, बहुत ही अच्छा है उनकी कविता। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया। किरण शिवपुरी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत कमेंट्स का। जी, जया जी, चित्रा जी। चित्रा नहीं, जी इसके बाद ही वो राघव जी, नहीं, वो मिल जी, गया जी, मुझे पन्ना, क्योंकि जैसे मैं इसी में जी, ये इसके बाद सावनी तीज, जी, अरे सावनी वाह! तीज आती है। मोहभंग जी, तो जी, हो जी। गया। जी, जी, जी। मोहभंग के बाद फिर सावनी तीज। सावनी तीज में एक कविता है, तुमसे मिलना जैसे पतझड़ के बाद पेड़ों का जड़ से बतियाना। तुमसे मिलना वाह! जैसे पतझड़ के बाद पेड़ों का जड़ से बतियाना और कहना तुम हो तो मैं हूं, और फिर हंसकर निश्चिंत हो अपनी टहनियों पर फैल कर सो जाना। तुमसे कमाल, मिलना पतझड़ के बाद कमाल, जड़ का पेड़ से बतियाना। कमाल, कमाल। नौरीन जी लिखती हैं, ये कितना बड़ा सच है कि शुरुआत में अंत कहाँ सोचा जाता है। वाकई नौरीन जी, ऐसे इस जो इन्होंने लाइंस बोली, इन्होंने ऐसे टच किया है ना कि शुरुआत में अंत कहाँ से सोचा जाता है। कमाल, कमाल। और आपने जैसे कहा कि मैंने जो जिया है मैंने वही लिखा है। बहुत खूबसूरत, जो एहसास आपने जिए हैं उन्हीं को लिखा है। जी, आ, और इसी में एक और छोटी सी कविता है, यही अपना जो गृहस्थ जीवन सबका जो चलता है, बहस से परे। जी, ये हमारे बीच जो कहानी नुमा तर्क चलता है, उसमें तुम भी अकेले हो जाते हो और मैं भी निर्ही। ये हमारे क्या बीच बात, जो कहानी नुमा तर्क चलता रहता है, उसमें तुम भी अकेले हो जाते हो और मैं भी निरीह। दीवारों से टेक लगाए हम सिर्फ बहस करते हैं, अपने ही शब्द अपने ही मायने। ये जिरह बंद हो तो तेरी आवाज सुने, फूलों का पीला रंग देखें, बूंदों का आहा, रियाज सुने। ये वाह! जिरह बंद हो तो बूंदों का रियाज। बूंदों का रियाज सुने, कितनी गहराई है इस लाइन में। बूंदों का आहा, और भी बूंदों का रियाज सुने। क्या बात चित्रा जी, क्या बात! वाह!
वाह! जसकिरण चोपड़ा जी लिखती हैं, प्लीज पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। प्रीति लिखती है, मोहब्बत ही मोहब्बत। मनोज शर्मा जी लिखते हैं, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, बहुत खूब। और जो आपने आखिर में ये जो लाइन पढ़ी ना, बूंदों का रियाज, आहा, क्या कहें जी। जी चित्रा हाँ, जी, इसमें इसी में इसमें से, से इसी में बस ये गृहस्थ आश्रम ही चल रहा है अभी तो एक जी और जी इसकी कविता है और फिर फागुनी मन पे आ जाएंगे। जी। साथ है, साथ है, यही खास है। आहा। साथ है, यही खास है। कचनार मन के सपनों को साथ लिए, कभी उड़े आसमान में, कभी बंधे घर में, कभी कड़वे पानी से आंखें भीगी, कभी आंगन में रात की रानी में। जब तुम सिमट गए तो हमने आकाश फैला दिया। जब तुम सिमट गए तो हमने आकाश फैला दिया। जब हम बोने हुए, तुमने अपना कद बढ़ा दिया। क्या अपनी बात। देह से अंकुर फूटे, अपनी देह से अंकुर फूटे, घनी छांव वाला पेड़ बन गए हम। कभी पतझड़ में सूखे, कभी बसंत में महके, पर हम संभल कर चले सदा। बहके नहीं, बौराए नहीं, बहके नहीं, बौराए नहीं, सपनों को उड़ाया हवा में बहुत बार, पर जमीन से बंधे रहे हर बार। साथ है, यही खास। साथ है, यही खास है। वाह, क्या बात। प्रीति लिखती है, गीली मिट्टी, पेज 88। अच्छा, ये कहाँ पे है? अच्छा, हाँ, मिल गई। हाँ, प्रीति तुम्हारे लिए। गीली मिट्टी, गीली मिट्टी बीजों से भरी, फूलों से लदी, ठंडी खुशगवार रहती। कोरा रेत ऊपर उड़ता, आकाश छूता, आंखों में किरकिराता है। बेशुमार लोग, ढेर से रिश्ते, बालू रेत बन उड़ गए, पर अपने भीतर की मिट्टी थामे रही जिंदगी। गीली मिट्टी बीजों से भरी, फूलों से लदी, ठंडी खुशगवार रहती। जो क्या बालू रेत होती है बात। वो। वाकई बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ लद्दाख से मिफिम जी जुड़े हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, हमारी हमारे ही स्टेट से हैं। एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट वर्क इन लद्दाख में, जैसी जगह पे रंगमंच को लेकर एक बेमिसाल काम कर रहे हैं। लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और आपका जो इजहार ख्याल है, आनंद ही आनंद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना बहुत चाहूंगी अच्छा सरला लगा मीना कि जी। लद्दाख तक ये मंच की यही खासियत होती है, आभासी मंच की और रंगमंच की, मंच की, कि वो शब्दों को विस्तार देता है। तो कहाँ वाकई, कहाँ शब्द पहुंच वाकई, जाते हैं और कहाँ के शब्द हम तक पहुंच जाते हैं। आप सब लोग वाकई। देख रहे हैं, विशेष तौर पे अगर लद्दाख से देख रहे हैं, मेरा इतना प्रिय राज्य है वो। और क्या बात। बहुत बहुत सबको आभार, जो भी सुन रहे हैं, जुड़े हैं, कि आप तक शब्द पहुंच पाए और आपके शब्द मुझ तक पहुंच पाए, उसके लिए रूबरू थिएटर का भी बहुत आभार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो हम सुन रहे हैं वो हमारी रूह तक पहुंच रहा है। इतना खूबसूरत आपने लिखा है। सरला जी कह रही लिख रही है, बहुत ही खूबसूरत। मनोज शर्मा जी, जो अपने आप में एक शख्सियत है, लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं, बहुत सुंदर बिंब चुने हैं आपने, वाकई बहुत ही खूबसूरत। और प्रीति ने जो लिखा है, जो आपने सुनाई कविता की, जो पर अपने भीतर की मिट्टी थामे रही जिंदगी, बहुत खूबसूरत। मिपिम जी लिखते हैं, क्या बात है, बहुत 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 खूबसूरत। जसकिरण चोपड़ा जी पंजाब से हैं, लिखती हैं, सुचित्रा जी, जी आज आपकी कविताओं में एक जिंदगी है। चित्रा जी, आपकी कविताओं में एक जिंदगी है। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं, आप एक बिल्कुल एक मुकम्मल पर्सनैलिटी हैं चित्रा जी, बहुत ही खूबसूरत आप लिखती हैं। जी चित्रा जी। आज तो ये कविताओं मैं का ही चाह रही थी, जो सिलसिला आपकी चल जो पड़ा है। किताब है सरसों में अमल दस के जो कुछ मुख्य अंश हैं, जो आप जैसे सुना रही हाँ, हैं खंडों को, उसमें थोड़ा थोड़ा जरूर एक सुनाएं। छोटी सी, हाँ, एक छोटी सी उसमें एक कविता है अंत में, जो मैं कह रही हूँ कि फागुनी मन की जो कविताएं हैं, तब हम जी जी अपनी तरफ लौटते हैं, तब हमें सब शामिल हो जाते हैं। परिवार जी। से आप आगे बढ़ के अपनी गली और अपने समाज और अपने शहर तक पहुंचते हैं।
जी। आ, बिंद गया बांस तो बन गई बांसुरी। क्या बात, क्या बिंद गया बात, बांस, वाह वाह। बिंद गया बांस तो बन गई बांसुरी, छेद छेद जिंदगी गाती है मल्हार। वाह। उदास क्यों होते हो दोस्त, उदास क्यों होते हो दोस्त, जब कोई छूटता है, कुछ टूटता है, भीतर तक बींधता है, तभी तो वह नाद बन पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। बिंध गया बांस तो बन गई बांसुरी। क्या बात, बिंध गया बांस तो, वाह, बन गई बांसुरी। बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल। जसकिरण जी लिखती हैं बहुत ही खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत। आज तो आपने क्या कही, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। कुछ और अगर बहुत अच्छा आप, लग रहा और है अगर, कि आ, आज तो मेरा बस सच में मेरा मन कर रहा है मैं सिर्फ हम आपको सुनते ही जाएं, सवाल वगैरह सब पीछे छूट गए हैं, और ये जो आप सुना रही है ना, कमाल, कमाल और कमाल। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं छेद जिंदगी, वाह कमाल, वाकई कमाल, वाकई। क्योंकि हम लोग कई बार मैंने जो एक चीज अपनी माँ से सीखी, आ, कितने भी कष्ट हों, वो कभी बेबस नहीं हुई, मजबूरी कभी नहीं उन्होंने दिखाई। और मुझे यही लगता है कि अगर बांस को छेद 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 अगर होता है तो उसमें से सुर भी तो निकलता है ना, उसमें से वाकई, नाद निकालिए, वाकई, उसमें से नाद निकालिए, तो वारनाथ वही भी ब्रह्मांड निकलता में है। गूंजता है, नाद निकलता है। तो जो व्यक्ति बहुत अलग तरह की स्थितियों से उभरता है, वहां पे दुख नहीं होना चाहिए। वहां पर ये लगता है कि जीवन ने आपको तराशा, बहुत तराशा। हाँ, एक कुम्हार जो मिट्टी गढ़ता है तो आपको खूब अच्छे से तपा गया है, तो वो नेमत है, वो नेमत वाकई, है वाकई ईश्वर। नेमत है, वाकई नेमत है। मेरे पास सच में सवाल मैं अपने सब भूल गई हूँ आपकी कविताओं में, मैं इतना मेरा वो हो गया कि मैं मन कर रहा है सुनती जाऊं। और जस किरण जी ने बिल्कुल सही लिखा है कि काजल जी, सब जवाब तो आपकी कविताओं में है, मैं क्या पूछूंगी, मेरे पास कुछ रहा ही नहीं पूछने के लिए। हमारे साथ और कश्मीर इसीलिए से कोई जमीर मुझसे कुछ शाही, कहता है ना। हाँ, नहीं नहीं, आप बात कीजिए पूरी मैं अपनी कुछ जो अपनी हमारे बात। एस्टीम्ड व्यूअर्स हैं उनके नाम ले रही थी। हमारे साथ जी जमीर जी। अशाई साहब जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, उस वक्त वहां इतनी ठंड है, और बेहतरीन लेजेंडरी कलाकार हैं जम्मू कश्मीर के, रंगमंच के, टेलीविजन के एक बहुत बेहतरीन नाम, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। और पिपिम जी लद्दाख से लिखते हैं, चित्रा जी हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ। कमाल है आपकी, आपका जो तखय्युल है वो बहुत ही कमाल का है। वाकई, वाकई बहुत ही खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत। हमारे साथ स्वाति चंद्रा सिन्हा जुड़ी हैं, जो खुद बहुत खूबसूरत लिखती हैं कि बहुत ही खूबसूरत बातें कर रही हैं आप। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं बेमिसाल, और प्रीति तो कमाल ही कमाल लिख रही है। लेकिन मैं सिर्फ आपको सुनना, हम सभी जितने भी हमारे साथ व्यूअर जुड़े हैं वो सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं। जी, मैं जी हमेशा चित्रा जी। कहती हूँ कि कोई मुझसे कुछ कहता है तो मैं यही कहती हूँ कि मेरा वक्तव्य मेरी कविताएं हैं, मैं क्या कहूँ, मुझे जो कहना वाह, होता है कविताओं में कह देती हूँ। वाकई, तो कविताएं वाकई। ही मेरा वक्तव्य जी, है। हम जैसे और सुनना आजकल चाहेंगे। हाँ नहीं, जैसे ये सरसों से मलतास का ही ये जो अंतिम इसका जो खंड है, हम्म, फागुनी हम्म, मन। हम्म, आजकल हम लोग कहते हैं कि आज की जनरेशन में ये है वो है, हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उस पे जी, सपनों में सपने तो मेरे गांव में भी इठलाते, सपने तो मेरे गांव मेरे में भी गाँव में भी। इठलाते थे, गलियों को लांग खेतों में फैल, घर की छत पर बैठ कितना बतियाते, आहा, पर मेरे आह, सपनों में पर मेरे सपनों में सब शामिल, और अब भी हैं। अकेली उड़ान बड़ी सूनी होती है, देखा नहीं पक्षी भी हाथ पकड़ झुंड बना अनंत आकाश को पार करते हैं। सपने तो मेरे गांव में भी इठलाते थे, पर मेरे सपनों में सब शामिल।
मेरे सपनों में सब शामिल हैं। हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, उन्होंने तो चित्रा जी की कविताएँ सुनी, कितना रूह को छू रही हैं। और ख़ास तौर पे मैं भी अपनी बात कहूँगी तो मैं तो बस वो कहते हैं मेस्मराइज़्ड हो गई हूँ। लेकिन एक सवाल मुझे ज़रूर पूछना है आपसे और सभी व्यूअर्स को मैंने ये जी बताना है। मैं चाहूँगी वो ज़रूर मैं पूछूँ कि आप नेशनल फ़िल्म अवार्ड की जो निर्णायक मंडल है उसकी सदस्या रही हैं, केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन सेंसर बोर्ड जो है उसकी सदस्या रही हैं, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की सलाहकार समिति की सदस्य रही हैं, विदेश मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य रही हैं, और फिर घर एंड लॉ, और उसके बाद कविताएं, साहित्य। कैसे करती हैं आप? कैसे किया आपने? क्या कहेंगी? एक इंस्पिरेशन है आप सब महिलाओं के लिए, यू आर एन इंस्पिरेशन। क्या कहेंगी? बहुत, क्या कहूँ मैं काजल। दरअसल ये इतनी सारी जो तुमने उपलब्धियां मेरी गिना दी हैं, वो अलग अलग फेज में है। जी। जैसे नेशनल अवार्ड जूरी की अगर मैं बात करूं, तो वो उससे पहले 12 साल मेरा घरवास था। मैंने घरवास। 1981 में घरवास घरवास तो हम जी सबका ही बिल्कुल। होता है, लेकिन वो जी। जिन लोगों ने काम किया होता है ना, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में थी और मुझे बहुत उस वक्त ये था कि न्याय से जुड़ना है, लेकिन फिर शादी का मैंने निर्णय किया और कुछ पारिवारिक स्थितियां ऐसी हुई कि हम लोगों को अहमदाबाद उस वक्त शिफ्ट करना पड़ा। तो अहमदाबाद गए और वहां पे ये एक मैंने निर्णय लिया कि मैं अब कुछ काम नहीं करूंगी, मैं अपनी तरफ नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ अपने घर की तरफ देखूंगी। और ये मैंने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया था, किसी ने मुझसे नहीं कहा था, ये मेरा अपना निर्णय था। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मुझे उस वक्त गुजराती नहीं आती थी तो कोर्ट में ज्वाइन नहीं कर सकती थी, हालांकि हाई कोर्ट में अंग्रेजी चल जाती है, लेकिन आपकी जो क्लाइंट्स होते हैं वो तो उसी भाषा में बात करेंगे जिस राज्य में आप हैं। बहरहाल बहुत, और अनंत का जिस तरह का कार्य क्षेत्र है उसमें ये था कि एक व्यक्ति तो आना जाना करे और एक सेट पे जाए और ये करे, तो दूसरा जो दो पहियों की गाड़ी होती है तो उसमें पहिए बराबर के होते हैं और सबकी अपनी भूमिका होती है। तो मैंने जी। अपनी भूमिका चुनी, जो घरवास की भूमिका। और तब मैं वापस, ये 12 साल के बाद की बात है, तब मेरा छोटा बेटा 10 साल का था और बड़ा 12 साल का था। क्योंकि मैं इस बारे में बात कहना चाहूंगी कि ब्रेक के बाद तब वापस आना होता है तो वो बेहद मुश्किल होता है, बेहद मुश्किल होता है। और बिल्कुल। क्योंकि आपका हर चीज आप एक उसमें जम जाते हैं, जैसे आप अपनी एक गुफा में हैं, आपके एक अलग जगह पे हैं, तो अपने आप को झाड़ना पोंछना पड़ता है आपको। और तब मुझे फोन आया सूचना प्रसारण मंत्रालय से कि आप आइए। मुझे वकील के तरीके से ही बुलाया था, क्योंकि ये मैं यहाँ दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगी, बहुत लोग इस पे कभी मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगी काजल आपके साथ, कि जो ये राष्ट्रीय पुरस्कार जो समिति होती है, इसमें 16 सदस्य होते हैं। 10 जो होते हैं वो फिल्म से होते हैं और जो 6 लोग होते हैं वो गैर फिल्मी होते हैं। और ये क्योंकि गैर फिल्मी होते हैं इसलिए उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, और इसीलिए उनकी जो गरिमा बनी हुई है, मैं कहूंगी कि 6 सदस्यों की वजह से बनी है, जो फिल्म से नहीं। वाह। तो बहरहाल मुझे ये कहा गया कि आप आइए, और वहां जाने मुझे लगा 2-3 दिन का काम होगा। तो मैंने पूछा कि कितने दिन के लिए, तो उन्होंने कहा 1 महीने के लिए, क्योंकि 120 फिल्मों की एंट्री है और सब फिल्में देखनी होती हैं। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। लोगों को लगता है बड़ी आसान चीज होती है, लेकिन आप अगर कुछ काम हाथ में ले रहे हैं तो आपको गंभीरता से लेना चाहिए। 1 महीना सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक मैंने सूरज नहीं देखा था 1 महीना। जो लोग फिल्मों से थे वो कई बार इधर उधर गायब भी हो जाते थे, मैं किसी का वो सब नहीं कहना चाहूंगी। बहरहाल, तो ये मैंने मना कर दिया। मैंने कहा महीने के लिए तो मैंने कभी अपने बच्चों को छोड़ा ही नहीं। तो फिर मेरी अपनी माँ से रोज बात होती थी, सुबह और शाम को। शाम को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे फोन आया था, तो मैंने मना कर दिया। तो मुझसे बहुत नाराज हुई, कहने लगी कि लोग तो लाइन में खड़े रहते हैं, तुम्हें सामने से मिल रही है तो तुम क्यों नहीं जा रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं 1 महीने के लिए बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तो उन्होंने कहा मैं आ जाऊं। तो वो 1 महीने आई, और पहली बार 1 महीने मैं दिल्ली में रही और मैंने 120 फिल्में देखी। और उसकी वजह से मैं इतनी समृद्ध हुई, क्योंकि वो दुनिया भी मैंने देखी।
वो दुनिया मैंने देखी कि कहाँ क्या कैसे उछल कूद होती है और किस तरह की क्या चीजें होती हैं, कैसे नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, बहुत अंदर से देखा मैं। तो वो, लेकिन जो मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि अलग अलग समय में, उसके बाद जो सेंसर बोर्ड में थी मैं, तो उसमें वो सेंट्रल कमेटी में थी, मैं रीजनल ऑफिस में नहीं थी। रीजनल ऑफिस में आपको ज्यादा आप व्यस्त रहते हैं, इसमें हम लोगों को सिर्फ जो अपील में जो फिल्में आती थी, जो कि कभी कभार होती थी, जो जिनको कट्स दिए जाते थे, उस तरह की फिल्में आती। और तो कुछ भी करना, मुझे लगता है कि एक तो आपको समय को मैनेज करना आना चाहिए, और कविताओं के लिए तो मैं समय निकालती नहीं, कविताएं तो मेरे पास अपने आप आती, समय बुलाना चाहती हूँ तो नहीं आती। वो उनका पता नहीं, एक अलग उनकी चाल है, और अलग वो अपने मन से चल। कविताएं मैं तराशती भी नहीं हूँ, जो मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, कायदे से तराशनी चाहिए, पर एक क्षण, एक जैसे कुछ कौंधता है, किसी भी वक्त आ सकता है वो। इसीलिए मेरे हमेशा हाथ में पेंसिल और कागज में हमेशा रखती हूँ, मैं अभी भी पेंसिल पे और कागज पे ही लिखती हूँ। और अचानक से कुछ ऐसे होगा कि बस दौड़ती हुई कविता मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया और कहती, कैसी हो दोस्त, चलो बतियाते हैं। कविता ऐसे आती है बस, तो उसके लिए मुझे कोई समय तुम नहीं हो तो निकालना। मैं हूं तो तुम हो, तुम हो तो मैं हूं, तुम हो तो मैं हूं। क्या बात। अम, कहते हैं कि जो थिएटर जो है वो एक मेडिटेशन की तरह होता है, और जो राइटिंग है दैट इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इट इज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आप क्या कहेंगी इस बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत एक एक साधु, एक तपस्वी, जो अपनी खोज कर रहा है, आहा। ये ये अपनी खोज है। जैसे बुद्ध ने, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बुद्ध पूर्णिमा नहीं मनाती, क्योंकि वो बुद्ध की अपनी खोज थी, हमारी तो खुद है, वो तो उनका विस्तार था। तो ये अपने तक पहुंचने की एक यात्रा है, एक ये अंदरूनी यात्रा है। लेकिन और मुझे तब मैं लिख लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा, शायद मैं गठरी लेके कहीं चल रही हूँ, और अब मैं बस बैठ गई, और किसी ने उस जख्मों पे मलहम लगाया, कोई वो जो उस तरह की है, तो इसको मैं तपस्या भी कहूंगी, इसे मैं अ, एक जैसे मैंने कहा अंतरंग सखी भी कहूंगी, और एक आपको अपने तक पहुंचने की एक पगडंडी है। आप अपने तक पहुंचे, कविता वो पगडंडी। वाकई बहुत खूबसूरत बात कही आपने, वाकई बहुत ही खूबसूरत। मेरे पास कुछ और सवाल है जो मैं चाहूंगी मैं जरूर पहुंचूं पूछूं। लेकिन आपने कहा कि 50 साल के बाद की जो उम्र होती है उसमें जो हम काम करते हैं बहुत खूबसूरत होती है, बहुत सारे उसको लेकर भी कमेंट्स आए हैं। और आपकी बहुत ही एक सिग्नेचर कविता है। अब वो हम सब, मुझे लगता है कि महिलाएं उससे अपने आप को खूब रिलेट करती होंगी कि एक वक्त तो है कि जब हम अपने मन की कर सकती। क्या कहेंगी आप? उस कविता ने मुझे बहुत लोगों से जोड़ा, बहुत महिलाओं से, मतलब आ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हिंदी कविता मनीष गुप्ता जी का, एक जी। वो साइट है कविताओं की, और यूं ही मतलब वो कविता रिकॉर्ड हुई थी, और उन्होंने डाली, और फिर हफ्ते के बाद मैं ये 5 साल पहले की बात है, बहुत सोशल मीडिया पे इतना जाती भी नहीं थी, तो उन्होंने कहा पता है आपको कविता वायरल हो गई। मुझे वायरल का, उस शब्द वायरल होना क्या होता है मुझे नहीं मालूम, और उन्होंने कुछ इंसिडेंट्स मुझे कहलवाए, और एक महिला ने मुझे आके कहा कि आपने एक महिलाओं को मंत्र दिया है, आजकल मैं मन का करती हूँ। सुनने में बहुत सहज लग सकता है, वाकई बहुत सपाट लग सकता है, वाकई। लेकिन ये मैं क्या क्या करती हूँ उसमें, अगर दो पंक्तियां हैं, जैसे बचे कुचे पेड़ों पर पंछी नीड़ बना पाए, ऐसी कोशिश में शामिल होती हूँ। ये आपका सामाजिक दायित्व है जो मैं करती हूँ, हम लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो सुनने में बहुत सहज लग सकती है, लेकिन मैं क्या क्या करती हूँ वो जो है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस कविता ने मुझे बेहद, मतलब बहुत लोगों से जोड़ा, और बहुत महिलाओं ने मुझसे कहा कि हमें प्रेरणा मिली, और यही शब्दों की एक वो होती है ना, एक
उनकी उनकी उपलब्धि होती, अगर वो किसी को कहीं कुछ दे पाए, कहीं कुछ छू सकें, वही उनकी सार्थकता होती है। वरना तो ठीक है, मतलब आपने कविता कह दी और ठीक है। तो ये इस कविता से मुझे बहुत कुछ मिला, मुझे सब कुछ इस कविता से मिला, मैं कहूँ। क्या बात, और ये बहुत कविता बहुत खूबसूरत। ईमानदार कविता है, बहुत ऐसे क्षणों में आई कि मैं वाकई अपनी खिड़की के पास बैठ के, और मैं फैज की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, मैं खूब पढ़ती हूँ, मतलब मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नमा, न और मांगे। दर्द क्या आएगा दबे बात। पाँव, शीला भाटिया जी ने वो जो प्ले किया था, दर्द आएगा दबे पाँव, और दर्द आएगा बहुत दबे पाँव, सारी उनकी। बिल्कुल। हाँ, अ, तो वो फैज की जिंदगी पे थी, मुझे फैज बहुत पसंद है, मैं कहीं से भी कभी भी, तो वो कर पाना बहुत आसान लगता है कि आप कॉफी के गर्म मग से हाथों को, और रूह, फैज की नज़्मों से रूह को सेकती हैं। अ, आहा, तो वो उस तरह का अंत में वो क्या उस बात। कविता से ही अंत कर। मैं लास्ट में ही सुनूँगी आपसे। हमारे साथ रवि झांकल जी जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। अच्छा, हमारे यहाँ शख्सियत में आ चुके हैं, बिल्कुल, आपके लिए हेलो भेज रहे हैं। बिल्कुल रवि बहुत-बहुत मुझे, शुक्रिया हाँ हमारे साथ बिल्कुल, जुड़ने के लिए। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है। जी, और बिल्कुल मैं आपसे जुड़ सार्वजनिक रूप से यहाँ कहना चाहूंगी कि रवि ने ही अनंक और मुझे औपचारिक तरीके से हमें मिलाया था। मंडी जी, अपना बिल्कुल। नथू अनंग स्वीट्स में, सर तो एक नथूज में, नथूज होता था उस वक्त, हम नाथूस लोग ऐसे बंगाली ही मार्केट, खाने के, बंगाली मार्केट। बंगाली मार्केट, क्योंकि मैं मतलब एक अभिनेता के रूप में अनंत को जानती थी, बट व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती। तो रवि ने कहा था कि ये है अनंग और ये है चित्रा। सो तो रवि स्वीट, सो रवि का विशेष स्वीट। स्थान है हमारे जीवन में। प्रीति लिखती हैं, उस पे भी मैं बात करूँगी कि महाकाव्य भी सुनाइएगा मेरे लिए, इसकी छुअन मैं बहुत महसूस करती हूँ। दरारों में उगी धूप, पेज 42। लेकिन उससे पहले मैं दरारों में उगी धूप के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। क्या कहेंगे इसके बारे में? अ, ये दूसरा संग्रह है, काजल जी। जी, और जी, दरारों में उगी धूप जैसे हर कठिन परिस्थिति में चट्टानों के भीतर भी वो एक मिट्टी अपनी नमी बनाए रहती है, और वहां से धूप उगती है। जी। तो आपके जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, आप कहीं भी उग सकती हैं। आप बस अपने भीतर की वो नमी बनाए रखिए। इसलिए ये संग्रह आया, दरारों में उगी। बहुत खूबसूरत और इसका ये, शीर्षक है। शीर्षक बहुत हाँ, और खूबसूरत है। इससे बहुत बहुत शुक्रिया। ये अ, ये क्योंकि मैं ये इस कविता को ही मैं ढूंढ रही हूँ, दरारों में उगी धूप। हाँ, ये मध्यांतर के बाद उसमें एक खंड है। दरअसल यहाँ पे मैं मध्यांतर के बाद की जो बात, वो फागुनी मन और मध्यांतर की बात, कि तब मैंने सोचा घरवास से वापस होने की। तो मुझे ये था कि बाकी सब चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन अगर मुझे कुछ काम करना है तो मुझे अपने ही क्षेत्र में वो काम करना चाहिए। और क्योंकि बहुत रस्ट हो गई थी, मतलब बहुत दिन से क्योंकि कुछ किया नहीं था, और नए लोगों के साथ ताल से ताल मिलाना, और टेक्नोलॉजी इतनी आ गई थी। तो केसी लॉ कॉलेज मुंबई में है, मुझे लगा कि मैं यहाँ पर अपने आप को थोड़ा झाड़ू पोंछूं। तो वहां पे एक पीजी कोर्स था मीडिएशन के ऊपर, और मैंने अप्लाई किया। और तब मेरे बेटे, एक 10th का बोर्ड था और एक दूसरे का 12th का बोर्ड। तो मुझे लगा कि मैं भी इनके साथ परीक्षा देती हूँ, और मैंने केसी लॉ कॉलेज फोन किया और उनकी प्रिंसिपल से कहा कि मैं तो 40 पार की हूँ, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स 20-22 साल की जो होती हैं, लॉ की जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने कहा, अरे आप 80 साल की भी होती तो भी हमें बहुत अच्छा लगता, क्योंकि ये तो हर किसी के लिए खुला है। और उसके बाद मैंने वो पीजी कोर्स किया। तब बच्चों ने मेरा बोर्ड में दिया, और उसके बाद फिर से मैंने अपनी लीगल जो मेरी कानूनी यात्रा है, वो वॉलेंटियर सेक्टर में मैंने किया। टाइम्स फाउंडेशन के साथ कॉलेजेस में जगह जगह हम लोग लीगल लिटरेसी कैंप्स करते थे। और महाराष्ट्र की जो लीगल एड संस्था है, वो छोटे छोटे गांव में जाके, मेरे पास समय था और मुझे ये था कि अगर मैं कुछ दे सकती हूँ समाज को, जो मेरा हुनर है, जो मुझे आता है, तो 6 साल मैंने सिर्फ, उसी वक्त मैं एसएनडीटी भी जाती थी,
विजिटिंग फैकल्टी में लॉ पढ़ाने, तभी उन्होंने लॉ कॉलेज शुरू किया था। तो 2006 से 2010 तक ये जो था, ये मेरा पूरा लीगल एड पे मैंने, चाहे वो कॉलेज रहे हों, चाहे महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव रहे हों, चाहे वो एसएनडीटी रही हो, ये सब मेरा काम रहा उस दौरान। यहाँ पर मैं एक चीज ये जरूर बहुत पूछूंगी, जरूरी है एक यहाँ चीज में काजल जहन में जी, एकदम आई है। हाँ जी 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 जी। जी, नहीं मैं अभी जी, अभी यही बात कि कर रही अपने आप तो को तराशना बहुत जरूरी। बहुत जरूरी एक चीज मेरे एकदम जहन में आई कि आप जो कह रही हैं कि आपने महाराष्ट्र गांव में जाके काम किया, आपकी कविताओं में रिश्ते, कुदरत मतलब नेचर, प्रकृति है। आपने एक प्लेग्राउंड को बचाने की भी कोशिश की। जी, बहुत बड़ी तीन बात चीजें है, थी। एक बहुत बड़ी बात है एक ये। प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड, और हम लोग जहाँ रहते हैं मैनग्रोव्स, मुझे यहाँ सामने से दिखाई देते हैं मैनग्रोव्स। और एक तीसरी, एक यहाँ पे एक लेक है जो यहाँ लोगों को मालूम भी नहीं। तो हम 10 हाँ लोगों हाँ। ने मिलकर एक संस्था बनाई, और एक साल मैं हाईकोर्ट जाती थी सिर्फ यही करने के लिए। और मुझे लगता है कि कहना सिर्फ काफी नहीं होता, वहां पर डटे रहना और अपने आप जो दे सकती हैं। एक मुझे बंद कमरे में, और यहाँ पर उपदेश कुशल बहुत तेरे बहुत हैं, टीवी पे पर्यावरण की बात बिल्कुल करना और ये बात करना और फला बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जमीन पे खड़े होना। और हम बचा पाए, हाईकोर्ट की वो जजमेंट, तीनों जगह की वो जजमेंट हम लोगों के पक्ष में आई। चाहे वो मैनग्रोव्स भी बचे, अभी वहां पे पूरे बाढ़ लगी हुई है, वो लेक भी बची और वो प्लेग्राउंड भी बचा। तो ये 2 साल चली ये जो लड़ाई थी हम लोगों की, लेकिन जीत हुई। और मुझे लगता है लेखक सिर्फ लिखना ही काफी नहीं होता। अगर आप कुछ लिख रहे हैं और आप उस चीज को, आपको अंदर से, मुझे ये था, मेरे गांव में 2 जोहड़ थे, जोहड़ हम लोग कहते हैं तालाब, और 3 कुएं जी हैं। जी जी तो जी। तभी भी मैं गांव जाती हूँ तो वो दोनों तालाब अब सूख गए हैं, कुएं भी भर दिए गए। तो मुझे बहुत अंदर से तकलीफ होती थी कि इन तालाबों में हम लोग भैंसों को नहलाने ले जाते थे। तब हम छोटे बच्चे होते थे, नहीं बच्चों का सब काम होता था, रैट के पीछे हाँक दो बैलों को, हल के पीछे वारना में बीज डाल दो, और भैंसों को नहला लाओ, चरा लाओ, ये सब छोटे छोटे काम, ये सब बच्चे लोग करते। और बाद में मैं तब, अभी भी मैं जाती हूँ, हर 2-3 महीने में अपने गाँव जाती हूँ। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, और मेरा बहुत मन था कि वो तालाब फिर से हरे। मैंने अनुपम मिश्र जी से बात की, जिन्होंने वो किताब लिखी है तालाब अभी भी हरे हैं। तो बिल्कुल अनुपम जी बिल्कुल। से मेरी बात हुई, अनुपम मिश्र जी से मैंने कहा कि मेरे गांव में 2 तालाब हैं, सूख गए हैं, मैं कैसे उन्हें हरा करूं। और उस वक्त उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती थी। और मैंने कहा मैं जिससे भी बात करती हूँ, कोई मतलब तैयारी नहीं है पाँव लेने के लिए। क्योंकि हुआ क्या है काजल जी, कि सबके घर में नल आ गई है। अब पानी की उस तरह की जद्दोजहद होती नहीं है। सब वहीं से अपना सब नल से पानी लिए, कुओं से कोई पानी नहीं आता, सब एक्वागार्ड लगे हैं। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका सिर्फ पीने के पानी से या भैंस के नहलाने से इसका ताल्लुक नहीं है। ये हवा के लिए कितना जरूरी है, ये बाकी चीजों के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगी यहाँ अकेली। तब तक उनके भीतर से वो लोग ना कहें कि नहीं हमें ये तालाब चाहिए, आप कितना भी अपना कुछ कर लीजिए। और फिर मैंने अपनी माँ से बात की, उससे पहले भी। तो उन्होंने कहा कि तुम जहां रहती हो, तुम्हारे आसपास क्या कोई चीज नहीं है करने के लिए? कहीं जहां रहती हो वही करो, इसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत है? फिर मुझे बिल्कुल लगा कि बिल्कुल। आपकी जो 2-3 किलोमीटर के रेडियस में है, जो भी चीज है, जहां भी आप जिस चीज को संभाल सकती हैं, वो संभालिए। जमीन का कोई भी हिस्सा, कोई भी तालाब हो, कोई भी प्लेग्राउंड हो, कोई भी मैंग्रोव्स हो, कोई भी पेड़ हो, जहां आप संभाल सकते हैं, वही सही में पर्यावरण की बात है। सिर्फ कहने से पर्यावरण नहीं बचता है, करने से बचता बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात कही। ज़मीर शाही साहब कश्मीर से जो हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन लेजेंडरी एक्टर हैं, जम्मू कश्मीर के, लिखते हैं, चित्रा जी आपकी बातें बेमिसाल हैं, आपकी क्या तारीफ़ करें, शब्द ही नहीं मिल रहे, आप इतना खूबसूरत, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, वो इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी कमेंडेबल है कि हमारे पास लफ्ज़ ही नहीं है कि क्या कहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं कि आपकी जो कविता आजकल मैं अपने मन का करती हूँ, उसी कविता के ज़रिए आपसे परिचय हुआ था, उसको
उसको हम जरूर सुनना चाहेंगे। हमारे साथ और भी बहुत बहुत लोग जुड़े हैं। प्रसाद वसंत खाटे जी जुड़े हैं, रविंदर कौल जी जम्मू से जुड़े हैं। रविंदर कौल साहब जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। रविंदर जी, बहुत सारी कविताएं हम चित्रा जी से सुन चुके हैं, अभी और सुनेंगे। आप थोड़ा शायद लेट आए हैं। बहुत बहुत। और प्रीति लिखती है, जो आपने कोशिश की एनवायरनमेंट को बचाने की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कोशिश थी, बिल्कुल। और किरण जी लिखती है, कलम कलम में बहुत ताकत होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। और जिन, अगर मैं कुछ लोगों के नाम, एस्टीम व्यूअर्स के नाम अगर मैं भूल जाऊं या नहीं भूलने, मतलब मैं नहीं ले पाई, तो उनके लिए मैं माजरत चाहूंगी। लेकिन अभी मैं ज्यादा से ज्यादा चित्रा जी से बात करना चाहूंगी। जी चित्रा जी। जी। दरारों में उगी आ, धूप। दरारों में उगी धूप, ये मैं शीर्षक कविता पहले, मुझे लगता है मैं शीर्षक कविता ही कह दूं। जी। दरारों में उगी धूप, पत्थरों को संवेदना देती है उनकी दरारों में दबी मिट्टी, जहां उगाती है धूप चट्टानों के अस्तित्व को ललकार। क्या बात। पत्थरों को संवेदना देती है उनकी दरारों में दबी मिट्टी, जहां उगाती है धूप चट्टानों के अस्तित्व को ललकारती, बिल्कुल कोमल और हरी, सिर उठाए खड़ी रहती है एकदम निडर। कड़वे दायरों के बीच खुद खोजने पड़ते हैं चश्मे मीठे पानी के, उघाड़ना पड़ता है उन दरवाजों को जो सदियों से बंद। खिड़की से बाहर हाथ फैला देह सेकने को उतारनी पड़ती है हथेली पर थूक। क्या अपने बात। आप नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता, कड़वे दायरों के बीच खुद खोजने होते हैं चश्मे मीठे पानी। हाँ हाँ, क्या बात। कड़वे दायरों के बीच खुद खोजने पड़ते हैं चश्मे मीठे पानी के। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। प्रीति ने लिखा है महाकाव्य, जो उनको उन्होंने लिखा कि मुझे छूता है, पेज हाँ, नंबर 42। महाकाव्य। जी जी। हम्म, ये दरअसल मेरी माँ पे लिखी कुछ कविताएं हैं छोटी छोटी, उसमें से एक है। जी। माँ तब नहीं होती, वही जो अनुपस्थित होता है वो सबसे ज्यादा उपस्थित होता है, विशेषकर माता पिता के संबंध में तो ये बात जरूर है। बिल्कुल। तो पहले तो फिर भी सुबह बात कर ली, शाम को बात कर ली, कभी भूल भी गए, कभी ये भी कर लिया, लेकिन जब से नहीं रही तब से वो हर समय रहती हैं। और इसलिए मैं कभी उन्हें ऑक्सीजन कहती हूँ, कभी मैं उन्हें महाकाव्य कहती हूँ। तो पहले जो प्रीति ने कही वो कविता, और फिर एक छोटी सी ऑक्सीजन, ये दो जिन जो मुझे लगता है कि मेरी माँ को मैंने एक ऑक्सीजन बना के रखा है और महाकाव्य बना के रखा है। तो पहले प्रीति, महाकाव्य। माँ को एक महाकाव्य सा संजो कर रखा, माँ को महाकाव्य सा संजो कर रखा है, कभी अलमारी कभी सिरहाने। हाँ हाँ। सुनसान बीहड़ में जब डरती हूँ, सुनसान बीहड़ में जब डरती हूँ, इसके शब्दों को हाथों की तरह पकड़ती हूँ, वाह। सहमती हूँ, सहमती हूँ तो हथेलियों के बीच इस किताब को हनुमान चालीसा सा पढ़ती हूँ। क्या बात, क्या बात। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जैसे हनुमान चालीसा होता है ना, तुम रक्षक काहू को डरना, आह, तो माँ माँ उस हनुमान चालीसा की तरह हो जाती। लेते ही बहुत। ऑक्सीजन छोटी सी है, जैसे आसमान से उतार ली हूँ कुछ हवा मेरे लिए माँ, जी। जी। जैसे आसमान से उतार ली हो कुछ हवा, धरती के टुकड़ों पर एक कोठरी में बंद कर सुराख छोड़ देती हूँ। धीरे धीरे यदा कदा जब घुटता है दम, सांस लेने के लिए वहां से कुछ हवा सूंघ लेती हूँ, जैसे आसमान से उतार ली हो कुछ हवा धरती के टुकड़ों से।
बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जस किरण जी लिखती है, इसके बाद क्या? इसके बाद क्या कहें? मतलब कमाल। और जो आपने हनुमान चालीसा की बात कही ना, शब्द नहीं है। उसके बाद वाक़ई शब्द नहीं है। अ, चित्रा जी। 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 मैं अब ये चाहूँगी कि चलते-चलते आप वो ज़रूर सुनाएँ जो आजकल मैं करती हूँ अपने मन का। लेकिन उससे पहले एक अच्छा। छोटा-सा सवाल, जैसे आप जी। एक बेहतरीन लेखिका, बेहतरीन कवयित्री और अनंत सर एक बेहतरीन कलाकार। तो कितनी हेल्प करते हैं आप एक-दूसरे को? आप जो कला से जुड़ी चीज़ें हैं, कितना ऐसा क्या कहेंगी? इस वक़्त मेरे आ, पास शब्द नहीं है क्योंकि मेरे ज़हन में सिर्फ़ आपकी कविताएँ घूम रही हैं। नहीं, मैं कुछ भी लिखती हूँ तो अनंग पहले श्रोता होते हैं, सालों से। जी, सालों से जी। मैं 81 से अनंग को जानती हूँ, तो 40 साल से अनंग मेरे पहले श्रोता रहते हैं। और अनंग के पास कोई भी स्क्रिप्ट आती है तो पहली श्रोता मैं हूँ। ये हम क्या लोगों बात! का संबंध। क्या बात! जी। अब मैं चाहूँगी जो युवा पीढ़ी है, चलते-चलते एक आपसे वो कविता सुनेंगे, जो युवा पीढ़ी है, जो आज के नौजवान बच्चे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर या लेखन को लेकर क्या गाइड करना चाहेंगी एज़ एन एक्सपर्ट, क्या कहेंगी आप? एक्सपर्ट तो क्या कहूँ, पर मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं वही करती हूँ, युवा पीढ़ी पढ़ती बहुत कम है। पढ़ें आप प्लीज पढ़ें। जितना पढ़ेंगी उतना ही आप समृद्ध होंगे। आप किसी भी कला में जाएं, आप किसी भी काम भी करें, आप चाहे कंप्यूटर्स में भी, लेकिन उसके अलावा जैसे मैं अपने बच्चों को जो मैंने किया कि अगर तब वो छोटे थे तो एनिड ब्लाइटन ये सब भी पढ़ते हैं ना, लेकिन उसके साथ मैंने सत्यजीत रे भी उनको पढ़ाया, फालूदा स्टोरीज वाह! भी उनको पढ़ाया। वाह! मतलब आपको ये आपका दायित्व होता है माँ के रूप में, क्योंकि अचानक से 20 साल में बच्चा नहीं पढ़ने लगे। वो जो 2 साल में करता है ना, वही 20 साल में करे। वो धीरे 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 उसके भीतर बीज रोपना तो ही तो फसल होगी। अचानक से बिल्कुल। तैयार फसल कहाँ से मिलती? तो आप कृपा करके प्लीज आप पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे। मैं बहुत कम लिखती हूँ कविताएं। मेरे पास आजकल तो इतना नखरा कर रही है कि मेरे पास आती नहीं है, मैं ब्लॉक हो जाता है बिल्कुल। कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन मैं पढ़ती बहुत मैं पढ़ती बहुत हूँ। मैंने शुरुआत जो सबसे पहले की आशा पूर्णा देवी जिसे प्रथम प्रतिश्रुति से लेके कॉलेज की लाइब्रेरी में, अगर मेरा पीरियड फ्री होता था, क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल साइंस की छात्रा थी, राजनीति छात्र, मेरा हिंदी से कोई लेना देना नहीं था। हिंदी विभाग से मतलब मेरा, तब मैं हिंदी से कहती हूँ, मेरी अपनी भाषाएं थी। लेकिन मैं साहित्य की बात कर, जो हिंदी विभाग के लोग हैं या हिंदी जो जिन्होंने बीए और एमए किया हिंदी में, वो तो पढ़ते हैं क्योंकि उनके कोर्स में। मेरे कोर्स में नहीं थे, हम लोग तो टॉल्स्टॉय और वो दूसरी तरह की किताबें पढ़ते थे। लेकिन जब भी मुझे फ्री पीरियड मिलता था तो मैं हमेशा लाइब्रेरी में, इवन तब मैं कोर्ट में भी थी और हम लोग का 1 घंटे का बीच में है, तो मैं साहित्य अकेडमी रविंद्र भवन में, हम लोग का वॉकिंग डिस्टेंस है सुप्रीम कोर्ट से आधा किलोमीटर, तो मैं कभी भी बीच में भी आधा घंटा मिलेगा तो मैं दौड़ के जाऊंगी। और साहित्य अकेडमी की नीचे की लाइब्रेरी सबके लिए फ्री होती थी। मैं बहुत पढ़ती, मैं अभी भी बहुत पढ़ती, अभी भी बहुत पढ़ती हूँ। और आजकल मैं बहुत सुंदर ग्रंथावली धर्मवीर भारती जी की पढ़ रही हूँ। अगर कोई सुन रहा है और क्या आपको कहीं पे भी मिले, उनके 9 खंड हैं, आप पढ़िए उनकी हर विधा पे। हम सिर्फ तब धर्मवीर भारती जी की बात करते हैं तो अंधा युग और कनुप्रिया तक अटक जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो बिल्कुल, निबंध लिखे हैं, यात्रा संस्मरण लिखे हैं, जो लेख लिखे हैं, वो उनसे कहीं बहुत आगे। नौ क्या खंड बात! मतलब हर खंड में लगभग 450 पन्ने हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोई एक ग्रंथावली पढ़ जाए एक लेखक की, तो पूरा उसका जो हर विधा पे जो लिखा है, और वो सिर्फ अगर वो 1960 की बात कहते हैं तो वो अपनी बात नहीं कहते, उस वो पूरे उस परिवेश की बात कहते हैं। उस वक्त क्या राजनीतिक परिवेश था, सामाजिक परिवेश था। आप बहुत सीखते हैं, हर किताब से आप बहुत सीखते हैं, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, कविताएं हो, कहीं भी। क्या बात! क्या तो मैं बात! यही बहुत खूबसूरत कहूंगी, बात कही आपने। यही कि आप बहुत पढ़िए, आप पढ़िए, वाक़ई, चाहे किसी भी कला में हो। वाक़ई। जो पांचों कलाएं हैं, और हर कला गुथी है एक दूसरे से, अलग नहीं है। बिल्कुल,
अगर बिल्कुल। संगीत है तो उसको भी शब्द चाहिए, उसको भी ताल चाहिए, लय चाहिए। और वैसे रंगमंच ही को भी। शब्द अगर है तो अगर लय में हो जाते हैं तो वो और ज्यादा पहुंचता है, अभिनय कोई करता है शब्दों पे तो और ज्यादा उसकी पहुंच होती है। वाकई। तो सब कलाएं, पांचों कलाएं जुड़ी हैं एक दूसरे से। तो किस कहीं से भी वाकई। जहां आपको जो छोर मिले, कहीं से भी पकड़ लीजिए, पर पकड़िए कोई छोर और पढ़िए आप। बिल्कुल, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही। जितने भी युवा पीढ़ी, युवा बच्चे हमें देख रहे होंगे तो ज़रूर वो समझेंगे इस बात को। सुनैना काचरू हमारे साथ यूएस से जुड़ी हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सुनैना हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वक़्त। और इस वक़्त हमारे टाइम में और वहाँ के वक़्त में बहुत अंतर होता है। बट थैंक्स हमारे साथ जुड़ने जी, के लिए माँ तो सुनैना। सुबह होगी। थैंक यू। और मैं अब यही राइट आपने ब्लॉक की बात की, तो राइटर ब्लॉक, एक राइटर्स ब्लॉक होता है, उसके बारे में क्या कहेंगी आप? राइटर्स ब्लॉक जो होता है कहीं मेरा ना तो कहीं जब हम आजकल लिखते हैं। आजकल आजकल मेरा तो वही चल रहा है। मैं कविता में कह रही हूँ, कविताएं आ ही नहीं रही मुझसे, पता नहीं क्यों नाराज हुए बैठी हैं, फिर रूठी बैठी हैं, एक दिन मनाऊंगी। कविताओं को जरूर मनाइएगा। सो स्वीट, सो स्वीट। अब मैं चाहूंगी चलते चलते आप वो हमें कविता जरूर सुनाएं जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये भी कविता जो है, जो भी इसमें पंक्ति आई है वो मैंने की है। आजकल मैं मन का करती हूँ, कॉफी के बड़े मग से हाथों को और फैज की नज्मों से रूह को सेकती हूँ। आजकल मैं मन का करती हूँ। हर सुबह पेपर में छपी खबरों पर इत्मीनान से बहस करती हूँ। सरसों का साग, बथुए की रोटी, कभी गुड़ कभी हरी मिर्च से कुतरती हूँ। वाह, वाह। अपनी खिड़की पर अपनी खिड़की पर गमलों में बसी खेती को पानी से सींचती हूँ। शाम को आवारगी से घूमते पेड़ों की कलगी पर चिड़ियों का कलरव सुनती हूँ। आहा, आहा। कभी दोपहर में दोस्तों का हाथ पकड़ अपनी गली मोहल्ले की बातों से निपटती हूँ। बचे कुचे पेड़ों पर पंछी नीड़ बना पाए, ऐसी कोशिश में शामिल होती हूँ। सांझ ढले सांझ ढले अपने गांव की मिट्टी को दूर से ही सहलाती हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं आजकल मैं कुछ नहीं करती। मेरे दोस्त कहते हैं आजकल मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि आजकल मैं मन का करती हूँ। कॉफी के बड़े मग से हाथों को और फैज की नज्मों से रूह को सेकती हूँ। आजकल मन और का। मेरे दोस्त कहते हैं मैं कुछ नहीं करती। वाह, वाह तब चित्रा आप कुछ जी। नहीं करते वाह, हैं, तभी आप सब कुछ करते हैं। बहुत खूबसूरत। रूह को छू लिया आपकी इस कविता ने, बहुत खूबसूरत। इतने इतने कमेंट्स आ रहे हैं, मैं क्या कहूँ। मैं सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे से जुड़े हैं। आपकी जो इतने खूबसूरत कमेंट्स हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वाकई चित्रा जी आज आपने हमारी शाम को बना दिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मन से आभार कि मुझे आपने मौका दिया कि मैं लोगों से जुड़ पाऊं और मेरी कविताएं को एक और आसमान मिले। इस प्रिविलेज टू हैव यू, उड़ने के लिए प्रिविलेज। आसमान, हर मंच को मैं आसमान कहती हूँ। हर मंच एक आसमान होता है उड़ने के लिए। तो इस मंच के लिए, इस आसमान के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सभी व्यूअर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। इतनी खूबसूरत जो शाम जो हम चित्रा जी ने हमें सुनाया, जो उनकी कविताएं थी, दिल से दिल तक जुड़ गई वो हमारे साथ। और हमारे साथ जो शख्सियत का जो अगला अंक है वो कल शाम को 7 बजे है। कल शाम को हमारे साथ रहेंगी वीना शर्मा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, बेहतरीन कलाकार हैं और निर्देशक हैं। तो कल जुड़िएगा हमारे साथ। वीना शर्मा जी की जो यात्रा है, कला यात्रा, उससे हम सभी रूबरू होंगे। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।